वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमने लास्ट में पढ़ा था कल क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट्स, अलग अलग पैरामीटर्स है उसके क्लासिफिकेशन के। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने शेप के अकॉर्डिंग पढ़ा था। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा वो साइज के अकॉर्डिंग है। तो आई होप आपको वो जो क्लासिफिकेशन मैंने कल पढ़ाया था समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइज। तुम्हारी हेडिंग क्या हो जाएगी? क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक, साइज के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है एग्रीगेट्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने कल आपको वीडियो के लास्ट में बताया था थोड़ा बहुत कि मेजर पॉइंट्स से क्या क्या होते हैं, साइज के अकॉर्डिंग किसकी किसको हम लोग करते हैं। मैं फिर से आपको यहाँ पे एक बार डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ चीजों को। देखिए, साइज के अकॉर्डिंग से सिर्फ दो ही बनाए गए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइज के दो बनाए गए हैं। एक आपको बता दूं कि फाइन एग्रीगेट एंड अनदर वन इज कोर्स एग्रीगेट, ठीक, अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइज जो हमारा क्लासिफिकेशन है एग्रीगेट का वो क्या है? फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। कब हम इसको फाइन एग्रीगेट बोलेंगे और कब इसको हम कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे, इसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन है या छोटा सा आप पॉइंट बना के इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। एग्रीगेट, भाई आपसे कोई पूछ देगा कि फाइन एग्रीगेट से क्या समझते हैं, तो कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो मैं चीज आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए, व्हेन द aggregate is sieved through, when the aggregate is sieved through 4.75 mm sieve, 4.75 mm sieve, जब 4.75 mm का हम sieve लेते हैं और ऊपर से जब उसमें हम एग्रीगेट्स डालते हैं 4.75 का, अगर वो एग्रीगेट क्या करता है, पास कर जाता है उससे, when it is pass through it, जैसे मान लीजिए कि कोई चलनी, ठीक है, मान लीजिए कोई चलनी है ये, ठीक, 4.75 mm की। अभी 3D फिगर तो है नहीं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मान लीजिए कि हमने ऊपर से डाला, क्या डाला, आपको एग्रीगेट्स डाले, हमने क्या किया, एग्रीगेट, ठीक। यहाँ पे मिक्स एग्रीगेट है, क्या है, मिक्स एग्रीगेट है, जिसका साइज मान लीजिए 80 mm से लेकर 150 माइक्रोन तक है, मान लिया एक सपोज है, ठीक। तो जब हम इसको सीव से डालेंगे तो इसका मतलब क्या कि चलने में छेद है, ये 4.7 mm वो क्या करेगा, पास कर देगा, और 4.7 mm या उससे जो बड़ा होगा उसको क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा। तो यानी जो पास कर जाएगा, पास इससे कौन करेगा, 4.74, सपोज दैट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 3.28, 1.05, 60 माइक्रोन, ठीक है। तो ये जो पास कर गया, जो इससे पास कर गया, ये हमारा क्या हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, ठीक। अब इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, ये हम लिखते हैं। चलिए लिखिए, when the aggregate is sieved through 4.75 mm, when the aggregate is sieved through 4.7 mm sieve, 4.7 mm sieve, and when the aggregate is sieved through 4.7 mm sieve and the aggregate pass through it, and the aggregate is passed through it
then called fine aggregate, then called fine aggregate, then called fine aggregate। ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको बताई थी वो चीज मैंने उसको लैंग्वेज में लिख दी। आप इसको लिख सकते हैं, एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज फाइन एग्रीगेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अपना कोर्स एग्रीगेट की तरफ चलते हैं। नहीं, अभी कोर्स एग्रीगेट को रोक के पहले फाइन एग्रीगेट में क्या क्या आता है, उसके साइज क्या होते हैं, वो भी मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में बता देता हूँ ताकि वो इजी रहेगा आपको। ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में इसको बता देता हूँ, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलो, तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब फाइन एग्रीगेट में आता क्या है, इसको यूज क्यों करते हैं, उसको भी इसी पॉइंट्स में हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय फाइन एग्रीगेट। ठीक, तो पहली चीज आप उसकी डेफिनेशन देंगे, दूसरी चीज ये बताएंगे कि फाइन एग्रीगेट होता क्या है, किस चीज को हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। देन आफ्टर फाइन एग्रीगेट हम यूज क्या करते हैं, उससे फायदे क्या होते हैं। तो ये हमने उसकी डेफिनेशन लिख ली। फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फाइन एग्रीगेट के बारे में अगले पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि नेचुरल सैंड इज जनरली, natural sand is generally considered as fine aggregate, नेचुरल सैंड जो होता है हमारा, जो रिवर्स के माध्यम से हमको मिलता है, नेचुरल सैंड इज जनरली कंसीडर्ड एज फाइन एग्रीगेट। silt and clay also come under this category। समझ गए? पहले जो सैंड इसमें आता है फाइन एग्रीगेट में, सिल्ट आता है और क्ले आता है, ये तीनों चीज क्या होती है, ये आपको फाइन एग्रीगेट के अंडर में आती है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको ये हमारा ऐसा पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। अब जो हमारा होता है वो फाइन एग्रीगेट क्यों यूज करते हैं, पर्पज क्या होता है, पर्पज ऑफ फाइन एग्रीगेट, पर्पज ऑफ फाइन एग्रीगेट is used, purpose of fine aggregate is to fill the voids। क्या करता है, voids को क्या करता है, fill करता है in the coarse aggregate। Purpose of fine aggregate is to fill the voids in the coarse aggregate। अब जैसे अभी मैं आपको एक फिगर के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या काम करता है। ठीक, एंड ऑल्सो वर्क एज अ वर्केबिलिटी एजेंट। ठीक, ये मैं आपको समझाता हूं ऊपर वाले का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए फिगर में हमारा एक कोर्स एग्रीगेट है, अलग अलग साइज के कोर्स एग्रीगेट है एक सपोज। ठीक है, तो आप अगर ये कोर्स एग्रीगेट है तो आप देख रहे हैं कि बीच में कहीं ना कहीं स्पेस छूट रहा है। समझने की कोशिश करिए, ये स्पेस छूट रहा है आपका। ठीक, ये स्पेस आपका क्या हो रहा है, छूट रहा है। क्यों? ठीक, क्योंकि जो कोर्स एग्रीगेट का साइज है वो अलग अलग है, कोई राउंडेड हो जाता है, कोई फ्लैकी हो जाता है, कोई एंगुलर हो जाता है। ये मैंने आपको कल के वीडियो में पढ़ाया था। तो इसके बीच में जो स्पेस है, वॉइड्स स्पेस हैं, उनको भरने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं। ठीक, ये इसका मेन पर्पज होता है। तो आपको फिगर से आई होप ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इसको एक टेबुलर फॉर्म में आपको इसका एक टेबुलर फॉर्म बनाता हूं कि सैंड का साइज क्या होता है, सिल्ट का साइज क्या होता है, क्ले का साइज क्या होता है। जो फाइन एग्रीगेट होता है अकॉर्डिंग टू साइज इनको बांटा गया है।
कुछ सैंड को बांटा गया, सैंड को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड और फाइन सैंड। सैंड को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, कोर्स, मीडियम, फाइन, देन आफ्टर सिल्ट, देन आफ्टर क्ले। ठीक, तो साइज के अकॉर्डिंग सब कुछ डिटरमाइंड है। मैं आपको यहाँ टेबुलर फॉर्म में समझा रहा हूँ, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आपने आई होप नोट कर लिया होगा। मैं आपको टेबुलर फॉर्म से समझा रहा हूँ। टेबुलर फॉर्म में ये होगा, फाइन एग्रीगेट साइज वेरिएशन। ठीक, फाइन एग्रीगेट और साइज वेरिएशन। ठीक है, मैंने बोला था कि सैंड को हम 3 पार्ट बनाते हैं, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, फिर आता है हमारा सिल्ट और फिर आता है हमारा क्ले। ठीक, ये फाइन, देखिए ये कुल मिला जुला के क्या है, सैंडी ही है। क्या है, सैंड है। बस सैंड की कैटेगरी 3 है, कोर्स, मीडियम और फाइन। ठीक, और सिल्ट और क्ले। अब इसकी मैं साइज वेरिएशंस आपको बताता हूँ, सारे के साइज वेरिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछता भी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपके इंटरव्यूज में पूछा है क्ले की साइज क्या होती है, सिल्ट की साइज क्या होती है, कहाँ से कहाँ ये वैरी करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। देखिए ये जो होता है 2 mm से लेकर 0.5 mm तक होता है। ठीक, जो मीडियम सैंड आपका होता है वो 0.5 mm से लेकर 0.25 mm तक होता है। ठीक है, फाइन सैंड जो होता है वो 0.25 mm से लेकर 0.06 mm तक होता है। ठीक, सिल्ट जो होता है वो 0.06 mm से लेकर 0.002 mm तक होता है। ठीक, 0.002 mm तक। और जो क्ले होता है वो लेस देन 0.002 mm। तो ये हमारा एक चार्ट बना। ठीक है, ये हमारा एक चार्ट बना जिससे हम ये बता देंगे कि एग्रीगेट में किसका साइज क्या होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। एग्जाम में इस तरह का अगर एक क्वेश्चन आए तो आप फाइन एग्रीगेट के बारे में इसका चार्ट जरूर डिस्क्राइब करिएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। कोई डाउट हो तो आपको मुझसे पूछ सकते हैं इसमें। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, आई होप आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइन एग्रीगेट का पोर्शन खत्म हो रहा है। मैंने बता भी दिया कि फाइन एग्रीगेट होता क्या है, क्यों यूज करते हैं उसका हम लोग, देन आफ्टर उसके साइज वेरिएशंस को मैंने बता दिया। अब अपना स्टार्ट करते हैं कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट, ठीक है।
कोर्स एग्रीगेट, अगला जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, कोर्स। देखिए कोर्स में बहुत बच्चे स्पेलिंग गलत लिखते हैं। आप लोग कोर्स में कई लोग COURSE लिखते हैं, ये आपका सिलेबस कोर्स होता है, दिस इज रॉन्ग। कोर्स की स्पेलिंग COARSE, क्योंकि एग्रीगेट की बात हो रही है। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, लेकिन स्पेलिंग दोनों की अलग है और उसके मीनिंग भी बहुत अलग है। ठीक, तो कोर्स एग्रीगेट अपनी हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा, व्हेन द एग्रीगेट is sieved through, when the aggregate is sieved through 4.75 mm sieve, when the aggregate is sieved through 4.75 mm sieve, comma, the aggregate retained is called coarse aggregate, coarse aggregate। सिंपल सी डेफिनेशन, टू सिंपल डेफिनेशन। व्हेन द एग्रीगेट इज सीव्ड थ्रू 4.7, यानी 4.7 mm का हम जो छन्नी होता है वो हमने रखा, ठीक, उसके ऊपर से हमने एग्रीगेट डाला और उसको हमने शेक किया। क्या किया हमने, उसको शेक किया, बाय मैनुअल और बाय मैकेनिकल मेथड, बोथ मेथड्स आर अवेलेबल। ठीक, होगा क्या, फिर शेकिंग जब करेंगे उसमें तो एक टाइम समय के बाद क्या होगा, जो 4.75 mm से छोटे हमारे एग्रीगेट्स होंगे वो पास कर जाएंगे, और जो 4.75 या 75 mm से बड़े होंगे वो हमारे क्या रिटेन कर जाएंगे। तो जो रिटेन कर जाएगा, देखिए यहाँ मैंने कोर्स क्या लिखा, रिटेन्ड। रिटेन्ड का मतलब क्या होता है, उस पर रुक जाना। ठीक, रिटेन हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे। क्लियर, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब कोर्स एग्रीगेट का भी कुछ साइज है, उसके भी कुछ साइज हैं, उसके कुछ वेरिएशंस हैं जिसको हमको जानना है। कोर्स एग्रीगेट में हमारा क्या आ सकता है बताइए, कोर्स एग्रीगेट में हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेवल आएगा, ठीक है, कॉबल्स आएंगे और बोल्डर्स आएंगे। इसको भी आप लिख सकते हैं कि ग्रेवल, कॉबल्स, बोल्डर्स आर कम अंडर दिस कैटेगरी, ये आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, कम अंडर दिस कैटेगरी, ग्रेवल, कॉबल्स, बोल्डर्स आर कम अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, इसके भी कुछ साइज वेरिएशंस हैं, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, आई होप आपने इसको उतार लिया होगा। रिटेन्ड का मतलब क्या होता है, रुक जाना। कोर्स एग्रीगेट, ठीक, और ये साइज वेरिएशन, ठीक, कोर्स एग्रीगेट और साइज वेरिएशन। मैंने क्या क्या बताया था आपको, क्या क्या चीज बताई थी आपको, ग्रेवल, ठीक है, कॉबल्स और बोल्डर्स। अब ग्रेवल्स भी जो होते हैं वो भी फाइन, मीडियम, कोर्स में डिवाइड होते हैं। क्या होगा, फाइन ग्रेवल, मीडियम ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल, कॉबल्स और बोल्डर्स। ठीक, इनके साइज वेरिएशंस। ठीक, ये पूरा किसका पार्ट है, ग्रेवल का। ठीक है, ये होता है 4.75 mm से लेकर 8 mm तक। ठीक, जो मीडियम ग्रेवल होता है आपका 8 mm से लेकर 16 mm तक। ठीक,
देखिए कई किताबों में थोड़े वेरिएशंस आगे पीछे होंगे, लेकिन थोड़े बहुत ज्यादा नहीं। कई किताबों में आपको यहाँ पे 7.8 लिखा होगा, तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत चेंज होती हैं, लेकिन ऑल आर करेक्ट। हाँ, लेकिन सब आसपास। अब ये नहीं किसी किताब में ये लिखा होगा कि फाइन ग्रेवल जो होता है 4.75 से लेकर 80 mm तक होता है, ये नहीं लिखा होगा आपको, ठीक है। ठीक, दिस इज 16 mm टू 80 mm, ठीक है, ये 80 mm तक हो गया। ठीक, जो कॉबल्स होते हैं हमारे वो 80 mm से लेकर 300 mm के बीच में होते हैं, और जो बोल्डर्स की साइज होती है वो ग्रेटर देन 300 mm। तो ये हमारा साइज का वेरिएशन हो गया। अलग अलग जो कोर्स एग्रीगेट है वो अलग अलग जगह यूज होते हैं। अब ये जो बोल्डर्स होते हैं ये हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नहीं होता है, हमारा किसमें होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। तो हर एक कोर्स एग्रीगेट का अपना स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है और वो स्पेसिफिक जगह यूज होता है। ये नहीं है कि जो फाइन ग्रेवल है उसको हम रोड में यूज कर लें, हर चीजों का अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। आप इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ें इसके लिए। ठीक, सिंपल डेफिनेशन हैं, सिंपल से हैं, ये एकदम ध्यान से याद रखिए, ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बार बार, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, उसको नोट डाउन भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है वो। इंपॉर्टेंट ये है कि आरसीसी वर्क में हम अपने मैक्सिमम किस साइज के एग्रीगेट यूज करते हैं। ठीक, पहली चीज मैं ये बता दूंगा आपको। ठीक, दूसरी चीज कि हैविली रिइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, हैविली रिइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तब वहां पे हम एग्रीगेट का साइज क्या लेंगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी एग्रीगेट का साइज लेंगे, हर चीज के लिए एक आईएस कोड बना हुआ है। आईएस कोड, आपको मैं एक आईएस कोड के बारे में बता दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। आईएस 456/2000, ये आरसीसी का आईएस कोड है, और आरसीसी के लिए, ठीक है, आरसीसी के लिए आप इस आईएस कोड को ले लीजिए, ठीक है। इसमें एग्रीगेट वाले पोर्शन में जाइए, एग्रीगेट के पोर्शन में जाइए, और सब कुछ आपको डिटेल्ड बताया गया है कि किस आईएस कोड से, आईएस कोड में जो वैल्यू लिखी है कैसे कैसे कहाँ पे कौन सा एग्रीगेट मैक्सिमम साइज देते हैं, वो सब इसमें डिफाइन किया गया है। लेकिन उसका कुछ पार्ट मैं आपको यहाँ डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक दो पॉइंट से मैं लिखाऊंगा। नंबर 1, फॉर आरसीसी वर्क, फॉर आरसीसी वर्क, आरसीसी क्या होता है, रिइंफोर्स कंक्रीट, रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी वर्क के लिए जो हम एग्रीगेट की साइज लेते हैं कितनी होनी चाहिए, एग्रीगेट हैविंग अ मैक्सिमम साइज ऑफ, aggregate having a maximum size of 20 mm is considered। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरसीसी वर्क में बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है कि आरसीसी वर्क में हम मैक्सिमम किस साइज का एग्रीगेट यूज करते हैं, तो दिस इज 20 mm। ठीक, आपने देखा है कि अभी मैंने आपको एग्रीगेट के बारे में पढ़ाया, तो एग्रीगेट 300 mm से ज्यादा भी बड़े होते हैं, लेकिन आपने आरसीसी वर्क जो भी हम अपना करते हैं, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर जो भी हम बनाते हैं, उसमें मैक्सिमम 20 mm साइज का एग्रीगेट लेते हैं। देखिए, हमको एग्रीगेट ऐसा लेना है कि जिसको हम लोग इजीली कॉम्पैक्ट भी कर लें। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि आप अपना घर बनवा रहे हैं और दूसरी तरफ अपना रोड बन रही है। अगर मान लीजिए कि हम अपने घर में 80 mm का एग्रीगेट यूज कर लें, क्या बोला मैंने, 80 mm, तो
आप ये बताइए, जब एटीएम का एग्रीगेट यूज करेंगे तो बड़े बड़े होंगे एग्रीगेट, साइज का बड़ा होगा कोर्स का, ठीक, तो उसको हम लोग कॉम्पैक्ट कैसे करेंगे? इसीलिए जो बड़े साइज के होते हैं बोल्डर्स, मैंने बताया 300 mm साइज होते हैं, वो रोड्स पे यूज किए थे। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग रोलर के माध्यम से इसको क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं। अपनी छत पे तो रोलर नहीं चलाते ना हम लोग, अपने छत पे तो रोलर चलाते नहीं है। हमारे पास कॉम्पैक्शन के लिए एक दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसी से करते हैं, रोलर तो हम चला नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया था कि हर साइज का अपना स्पेसिफिक जगह है जहां पे उसको हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो आरसीसी वर्क के लिए अगर आपसे कोई भी पूछता है, ये नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए, नॉट फॉर हैवीली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, दिस इज फॉर नॉर्मल आरसीसी वर्क, ठीक। चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। अब आते हैं हम अपने फॉर हैवीली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर, सेकंड, फॉर हैवीली reinforced कंक्रीट मेंबर, कोई ऐसा मेंबर जो हमारा हैवीली रिइंफोर्स्ड हो। मतलब अब कंक्रीट से हम अपना घर भी बनाते हैं, पुल भी बनाते हैं, ओवरब्रिज भी बनाते हैं, पर सबके अपने अलग अलग मायने हैं, ठीक है। तो हैवीली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए अगर हम बात करेंगे कि मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट हम क्या लें, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस कोड ने बताई है, जो कि आपको IS 456-2000 में दिया है, लेकिन मैं उसको यहाँ पे आपको डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिखिए, द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड यूजुअली, द नॉमिनल maximum size of aggregate, the nominal maximum size of aggregate is usually restricted to, कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, मतलब अगर हैवीली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर बना रहे हैं तो उसके लिए नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होनी चाहिए। कोड ने हमको दो कंडीशंस दिए हैं, और उन दोनों कंडीशंस में जो छोटी वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन कोड ने क्या बताई है, पहली कंडीशन कोड ने बताई है कि 5 mm लेस देन मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेन बार्स, 5 mm लेस देन 5 mm less than the minimum clear distance, the minimum clear distance between the main bar, ठीक। पहली कंडीशन है कि 5 mm, मतलब अगर कोई कंक्रीट के दो बार हैं और उनकी क्लियर डिस्टेंस मान लीजिए, सपोज दैट ये मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं 20 mm है इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक। तो उससे क्या 5 mm लेस देन, तो इससे 5 mm लेस क्या हो जाएगा 15 mm। मान ली पहली कंडीशन के हिसाब से 15 mm आ गया एग्रीगेट का साइज। ये सिर्फ मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज नॉट नेसेसरी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू बार इज 20 mm, 40 mm, 80 mm, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर, आई डोंट नो, क्योंकि हम क्वेश्चन डिजाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने एग्जांपल बताया। तो ये मानिए पहले कंडीशन में 50 mm आ गया। तो जो दूसरी कंडीशंस हैं, दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 2 क्या है, 5 mm लेस देन द मिनिमम क्लियर कवर टू द रिइंफोर्समेंट, 5 mm लेस देन द मिनिमम क्लियर कवर टू द रिइंफोर्समेंट, ठीक। क्लियर कवर रिइंफोर्समेंट के नीचे कितना दिया जाता है उसमें, ठीक। ये दो कंडीशंस है। अब इन दोनों कंडीशन में स्मॉलर वैल्यू विल बी टेकन, मैं इधर लिख देता हूं, शायद उधर दिखे नहीं, 0.1 से कुछ वैल्यू आएगी, 0.2 से कुछ वैल्यू आएगी, तो क्या होगा, स्मॉलर वैल्यू विल बी टेकन, क्या होगा, स्मॉलर वैल्यू विल बी टेकन। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से इसको एक बार एलोबरेट कर देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चल मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से इसको समझाता हूं अभी, ठीक।
चलिए देखिए इसको आप लोग, मैंने बोला कि फॉर हैवीली रिइंफोर्स कंक्रीट मेंबर, ठीक, कोई कंक्रीट हैवीली रिइंफोर्स कर रहे हैं, ठीक, तो उसने बोला है कि द नॉमिनल मैक्सिमम साइज, मतलब अगर हैवी स्ट्रक्चर है तो मैक्सिमम कितने साइज का हम एग्रीगेट ले सकते हैं, वहां पे कितने साइज का एग्रीगेट मैक्सिमम ले सकते हैं। तो उसके लिए कोड ने दो कंडीशन बताई। पहला कंडीशन होता है 5 mm लेस देन, किससे लेस देन, द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेन बार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 बार है सरिया, ठीक, मैं अभी क्लियर डिस्टेंस क्या होता है ये भी बताऊंगा, और आपको नॉमिनल कवर क्या होता है, क्लियर कवर होता हाँ क्लियर कवर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए 2 बार हैं, इनके बीच की दूरी मान लीजिए 80 mm, ठीक, 80 mm मान लिया, तो पहले वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे 5 कम लेना है यानी 75 mm। दूसरा कंडीशन क्या है, 5 mm लेस देन द मिनिमम क्लियर कवर टू द रीइंफोर्समेंट, मिनिमम क्लियर कवर टू द रीइंफोर्समेंट। मान लीजिए मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं इसको, मानिए कोई हमारी बीम है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, और हम यहाँ पे, अब मैं आपको पहले बता दूं तो क्लियर कवर होता क्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप लोग क्लियर कवर होता क्या है। मान लीजिए बीम है, एक छोटा फिगर है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, रीइंफोर्समेंट हम हमेशा थोड़ा सा ऊपर देते हैं, रीइंफोर्समेंट हम ज्यादा ऊपर देते हैं, ये रीइंफोर्समेंट से लेकर ये टॉप नीचे तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर कवर, क्या बोलते हैं, क्लियर कवर, ठीक, तो यही क्लियर कवर है, ठीक है। तो मान लीजिए क्लियर कवर अगर 70 दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में 70 दिया हुआ है, तो उससे 5 माइनस करना है, -5, 60 mm, तो दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आ गई, 65 mm। तो हमारा मैक्सिमम एग्रीगेट साइज क्या होगा, दोनों में से हमको कम लेना है, यानी हमको 65 हमारी वैल्यू हो जाएगी, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 mm हो जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया, उन दोनों के बीच की दूरी 80 है, ये दूरी 70 हमने खुद एज्यूम किया है। तो अगर दोनों की वैल्यू 75 आ रही है, 65 आ रही है, तो दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी, स्मॉलर वैल्यू विल बी टेकन, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आपको बताना है क्लियर डिस्टेंस क्या होती है, मैं आपको क्लियर डिस्टेंस के बारे में भी बता देता हूं कि कब क्लियर डिस्टेंस होती है, कब इफेक्टिव डिस्टेंस होती है। जैसे मान लीजिए ये एक बीम है और ये एक बीम है, या कॉलम है, कुछ भी मान सकते हैं, कॉलम ही मान लीजिए इसको, ठीक है। अब हम आपसे पूछे, दो चीजें होती हैं समझने वाली चीज, ये बल्कि आपका नेक्स्ट ईयर जब नेक्स्ट ईयर इन द सेंस मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप आएंगे, जब आरसीसी पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा क्लियर होगी, लेकिन मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ क्या होता है। मान लीजिए एक कॉलम है और ये एक कॉलम है, दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, पहला होगा क्लियर डिस्टेंस और सेकेंड होता है इफेक्टिव डिस्टेंस। अगर क्लियर दिया हुआ है तो यानी इस यहां से यहां तक की दूरी होती है, क्लियर डिस्टेंस हो गई, या क्लियर इन साइज, कुछ भी हो सकता है क्लियर, ठीक। लेकिन जब बात इफेक्टिव की आएगी तो इसके मिडिल पोर्शन से और इसके मिडिल पोर्शन से यहां तक की दूरी क्या होती है, इफेक्टिव, क्या होती है, इफेक्टिव। तो आपको क्लियर डिस्टेंस और इफेक्टिव डिस्टेंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होता है। तो ये आपको क्लियर डिस्टेंस और इफेक्टिव डिस्टेंस आपको मैं आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम जो अगला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपना, किसका, एग्रीगेट का, किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जियोलॉजिकल का मतलब क्या है कि वो नेचुरली है या मैन मेड है या आर्टिफिशियल। मैन मेड को हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। तो कल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एग्रीगेट, अब तक हमने क्या क्या पढ़ाया आपको, एग्रीगेट के क्लासिफिकेशन किसे पढ़ाया, पहले हमने शेप के अकॉर्डिंग पढ़ाया, सेकंड मैंने आपको साइज के अकॉर्डिंग पढ़ाया। अब मैं जो एग्रीगेट के क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा आपको जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, मतलब कि वो नेचुरली है या आर्टिफिशियल है, क्योंकि एग्रीगेट दो तरह के, कई तरह से हो सकते हैं, नेचुरली भी एग्रीगेट होते हैं और आर्टिफिशियल एग्रीगेट भी होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।